मुंबई के एक फ्लैट में रहने वाली रिन्नी की शादी हो जाती है दिल्ली के बंगले वाले लड़के रोहन से। इतना बड़ा घर तो रिन्नी ने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, रहा तो कभी नहीं। अब जिंदगी कैसे फ्लैट से बंगले की होती है, आइए देखते हैं। अरे रिन्नी बहू, तूने ये कमरे में ही कपड़े क्यों सुखा लिए? ऊपर छत है, बाहर आंगन है, पीछे पूरा खुला पोर्शन है, कहीं भी सुखा लेती। कमरे में कौन गीले कपड़े सुखाता है? मैं वो क्या है ना मम्मी जी, ज़्यादातर लोग देश के कमरे में ही कपड़े सुखाते हैं। ये तो आप लोगों की किस्मत है कि आप लोगों को ईश्वर ने इतना धनी बनाया। ओह, ये क्या है माँ? सोता हूँ तो सर पर कच्छे सूखते हैं। माँ, इसकी शादी भले ही बंगले में हो गई हो, लेकिन इसकी मानसिकता तो अभी भी वही एक कमरे के मकान की है। ऐसे नहीं बोलते रोहन, तेरी बीवी है, तुझे पसंद आई थी तभी तो शादी हुई ना। पर रिन्नी पर रोहन की बात का कोई असर नहीं होता। वो तो आराम से अपने एक ही कमरे को पूरा ससुराल मान कर बैठी थी। अगले रोज, सासू माँ, ओ सासू माँ, मुझसे नहीं बनता आपके किचन में खाना। अरे एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे की दूरी इतनी है जितने में लोगों के मकान ही खत्म हो जाते हैं। मैं तो इतने बड़े किचन में खो ही जाऊं। हाँ तो खोती भी तो नहीं हो। अब किचन बड़ा है तो क्या इसमें भी हम लोगों की गलती है? क्या है रोहन बेटा, क्यों ऐसे बोलता रहता है? अरे इसकी बात तो सही है ना बहू। दरअसल पहले ना ये कमरा मेरे ससुर का था, हम लोग तो ऊपर रहते थे, लेकिन फिर उनके जाने के बाद इसे ही हम लोगों ने किचन बना लिया। हाँ देखिए, बोला था ना मैंने। अच्छा सासू माँ, मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों ना हम लोग घर में एक इलेक्ट्रिक साइकिल रख लें। वो क्या है ना, सब दूर दूर पड़ा रहता है ना, इसलिए। हाँ हाँ, रिक्शा ही चलवा देता है। तुम मुंबई वालों को क्या लगता है कि एक ही कमरे में पूरा जीवन है? क्या मुंबई वाले? अरे मुंबई में ही तो अंबानी का इतना बड़ा मकान है जो दिल्ली वालों ने तो कभी देखा भी ना होगा। क्या बहू? बहू तो बस मुंबई की बात सुनते ही खुश 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 हो जाती है। हाँ हाँ माँ जी, और क्या। फिर एक रोज, चलो रिन्नी, तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। कहीं क्या घुमाना, आप तो मुझे बस ड्राइंग रूम से किचन ही ले जाओ, इतने में मेरा घूमना हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। आज उससे थोड़ा और बड़ा चक्कर लगवा कर आता हूँ, छत दिखाता हूँ तुम्हें। रोहन रिन्नी को लेकर छत पर जाता है। हाय रे, इतनी बड़ी छत और पूरे दिल्ली के नज़ारे। रिन्नी को तो मानो चक्कर ही आ जाता है। यार, इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा कैसे होता होगा? तो नौकर किसके लिए? वो लगाते हैं ना झाड़ू पोछा। क्यों, माँ ने तुमको बुलाया क्या झाड़ू लगाने को? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं बोला, पर फिर भी मैं क्या बोलती हूँ, क्या ज़रूरत है इतना फैल कर रहने की, जब गुजारा कम में भी हो जाता है तो। अरे क्यों करे कम में गुजारा, जब ऊपर वाले ने बंगला दिया है तो। हाँ। फिर एक रोज, सासू माँ अब एक बात बताइए, घर में चीनी नहीं है तो अब क्या करूँ? क्या ज़रूरत थी मेरी माँ को जो इतने बड़े बंगले में शादी कर दी। अब घर में चीनी नहीं है तो इससे बंगले में शादी का क्या लेना देना? हाँ बहू, ये लॉजिक तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। चीनी नहीं है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, बाजार से ले आओ। क्या फ्लैट वालों के घर कभी चीनी खत्म नहीं होती? होती है, चीनी खूब खत्म होती है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को तुरंत भाग कर जाना नहीं पड़ता। बस कटोरी उठाई और लंबा हाथ करके बगल वाले के घर से ले ली। यहाँ तो बगल वाले घर में जाने के लिए भी कार निकालनी पड़ेगी। माँ सुना ज़रा इसका लॉजिक। अरे क्या बगल वाले, हम लोगों के लिए ही राशन भरवा कर रखते हैं। तुम नहीं समझोगे, चीनी की कटोरी के साथ 4 घर की चुगली भी हो जाती है। यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि किसकी बहू की सास से नहीं पट रही, किसका पति शराब पीकर मारता है या फिर। बहू, यहाँ सब उल्टा है। सास बहू के साथ नहीं रहती और पति नहीं, बीवी शराब पीकर पति को मारती है। मजाक कर रही हूँ बहू। देखो, ये डिसेंट लोगों का एरिया है जहाँ घरों की अनबन को रास्ते में नहीं रख देते। माँ जी, हम लोगों के यहाँ ना पूरा मोहल्ला ही परिवार होता है।
पड़ोस के चाचा आपकी बेटी को स्कूल छोड़ आते हैं और बच्चे किसी भी घर में जाकर खाना खा लेते हैं। हर समस्या का समाधान किसी न किसी के पास होता ही है। माँ जी, छोटे मकान वालों के दिल ना बहुत बड़े होते हैं। सास को बहू की बात सच भी लगती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। माँ जी, आप एक काम करिए ना, आप आसपास के लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए ना, फिर देखिए। अरे नहीं नहीं माँ, रहने ही दे। पता नहीं कैसे कैसी बात करेगी ये। हम लोगों की इमेज है यहाँ। पागल है क्या मेरी बहू? बड़ा आया इमेज वाला। हाँ बहू, ज़रूर कल ही मैं एक पार्टी थ्रो करती हूँ बहू मिलन की, बस। अगले रोज़ मोहल्ले की बहुत सी हाई प्रोफाइल औरतें रिन्नी के घर आती है। सभी रिन्नी के हाथ की चाय, पकोड़े और दूसरी चीज़ें खाकर खुश हो जाते हैं। अरे ये झुनका भाखड़ किसने बनाया? दिल्ली आकर तो मैं इसे भूल ही गई थी। और ये वड़ा पाव खा कर देख, ऐसा तो कहीं नहीं मिलता यहाँ दिल्ली में। किसी को चाय अच्छी लगती है तो किसी को पकोड़ा। सभी बैठे होते हैं कि रिन्नी एक ऐसी बात छेड़ देती है जिससे सभी औरतें इमोशनल हो जाती हैं। टॉपिक होता है मायका। मेरा मायका तो इतना अच्छा था, पता ही नहीं चलता था कब मेरे नासिक में सुबह से शाम हो जाती थी। आसपास अपने लोग, परिवार, पता है हम लोगों के घर तो गाय भी थी। सही बात है, जब से इस घर में शादी होकर आए हैं दिखावे की ज़िंदगी दिखावे की हो गई है। ना कोई बात करने वाला, ना कोई सुनने वाला। सही बोल रही हो रिन्नी, तुमने तो दिल की बात कर दी बेटा। तुम पहले आ जाती तो मोहल्ला मोहल्ला बन जाता। हाँ, अब हम लोग ना कम से कम एक बार तो सारे दिन में मिलेंगे ही और एक दूसरे की बात भी सुनेंगे। मेरी बहू तो न जाने खुद को क्या ही समझती है। महंगे कपड़े, हर दिन पार्लर और ढेर सारी शॉपिंग करती है, मुझसे बात भी नहीं करती। तो आप ना घर का एक रूल बना लीजिए कि कोई सारा दिन कहीं भी रहे, रात का खाना कोई अपने कमरे में नहीं बल्कि एक साथ खाएगा। हाँ, ये सही है। कम से कम सारे दिन में एक बार तो सब साथ में होंगी। जीती रह रिन्नी बेटा। इसी तरह सब अपनी अपनी समस्या बता रहे थे और एक दूसरे को समाधान दे रहे थे। लग ही नहीं रहा कि हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं। अरे कभी किसी को किसी से बात करने की फुर्सत ही नहीं होती थी। वो तो आज यहाँ आ गए और इतनी मन की बातें कर ली। हाँ, पर फुर्सत नहीं, बोलो कि संकोच में रहते थे, वरना पिंजरे में तो सारी ही चिड़िया की तरह बंद थी। पूरे घर में नौकर चाकर काम करते और हम अकेले। लेकिन अब लग रहा है कि बहुत लोग हैं यहाँ, मेरे अपने। सब रिन्नी को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद मुझे तो पता ही नहीं था कि लोगों के घर में ये सब चल रहा है। माँ जी, मकान बड़ा हो या छोटा, घर के अंदर ना सबके साथ रहना ज़रूरी होता है। छोटे मकान में सब एक दूसरे के आंखों के सामने होते हैं। कम कमरे तो साथ रहना, बड़े घरों में तो सब अपने अपने कमरों में ही रहते हैं। हम पड़ोस की तो क्या ही बात करें, एक दूसरे को अच्छे से समझते ही नहीं। मेरे लिए तो मेरा फ्लैट ही मेरी दुनिया है। क्यों? बेटी, एक बार चल के लड़के को देख तो लो। मेरा दावा है कि लड़का तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बाला बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ बेटी, हम लोग तुम्हारे दुश्मन तो नहीं हैं। किसी अच्छे लड़के से ही तुम्हारी शादी करवाएंगे ना। आखिर तू हमारी इकलौती बेटी है। अच्छा ठीक है माँ, अब ज़्यादा भावुकतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल ना करो। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर, बिना देर के हम सब चलते हैं। सभी बाला के घर पहुंचते हैं। अरे क्या बात है बहन जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया? जी बस आता ही होगा। तभी वहाँ बाला आता है। लो जी, आ गया मेरा बेटा। ये लोग तुझे देखने आए हैं और ये इनकी बेटी नम्रता है। बाला के सर पर बिल्कुल बाल नहीं होते। ये देख नम्रता और उसके परिवार वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो टकला है। हे भगवान, माँ पिताजी, आप दोनों एक टकले से मेरी शादी करवाने वाले थे। अरे ये तो पूरा उजड़ा चमन है। देखो बेटी, इस तरह किसी का मजाक उड़ाना गलत है।
किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते। बालों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। लड़का टकला है तो क्या हुआ, इंजीनियर है, अच्छा खासा कमाता है। आप चुप रहिए जी। इसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भी सर पर बाल नहीं है। मैंने तो आपसे शादी कर ली, मगर मैं अपनी बेटी की शादी एक टकले से बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। अरे ये क्या, कब से आप लोगों ने टकला टकला लगा रखा है? और माफ करना, तुम भी कोई हूर की परी नहीं हो। तुम लोग मेरे घर में आकर मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, तो जा रहे हैं ना, हमें भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। नम्रता और उसके परिवार वाले उठकर वहां से जाने लगते हैं। तभी नम्रता का छोटा भाई जाते जाते कहता है, टकला। तेरा बाप टकला। और इस तरह बाला का रिश्ता टूट जाता है। फिर एक दिन सड़क के किनारे एक आदमी घूम घूम कर कंधी बेच रहा होता है। कंधी ले लो, कंधी, एक से बढ़िया एक कंघी ले लो, नए जमाने की कंघी ले लो। अरे भाई ये ले लो। घूमते घूमते वो बाला के पास पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, कंधी लोगे क्या? ये लो। तभी उसकी नज़र बाला के सर के ऊपर पड़ती है। अरे माफ़ करना भाई साहब, आप इसे लेकर क्या करोगे? आपके सर पर तो बाल ही नहीं है, आपका तो स्टेडियम पूरा खाली है। चलता हूँ, कंधी ले लो, कंधी ले लो। कंधी वाले की बातें सुनकर बाला को बुरा लगता है। उस समय बाला को ऐसा महसूस होता है कि उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज़ अगर है तो वो सिर्फ बाल है। बाला सड़क पर चलते हुए लोगों के बाल बड़े गौर से देखता है। चलते चलते बाला एक मंदिर के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? थोड़े से बाल अगर मुझे दे देते तो तुम्हारा क्या चला जाता? सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है। अरे भाई, आज पहला इंसान देख रहा हूँ जो मंदिर आकर भगवान से अपने लिए बाल मांग रहा है। बेटा, भगवान ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है, अच्छी सेहत है, अच्छी नौकरी है, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बाला वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर बाला खाना खाता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। फिर सुबह जब बाला सोकर उठता है तो आईने के सामने अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है। बाला के सर पर एकदम घने बाल आ जाते हैं। बाला खुशी से झूम उठता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, मेरे सर पर बाल आ गए। लेकिन ये हुआ कैसे? बाला अपने सर पर बाल देखकर खुशी से पागल हो जाता है और अपने घर वालों से जाकर कहता है, माँ, जादू हो गया, जादू, मेरे सर पर बाल आ गए, बाल। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहा है? पिताजी, ये देखिए, एक ही रात में अचानक मेरे सर पर बाल आ गए, चमत्कार हो गया। अरे बस कर, कोई चमत्कार वमत्कार नहीं हुआ है। तेरे सर पर ये जो बाल है ना, वो नकली है। रात को मैं तेरे लिए लेकर आया था और जब तू सो रहा था तो मैंने तुझे पहना दिए थे। क्या बात कर रहे हैं पिताजी? कह दीजिए कि ये झूठ है। नहीं बेटा, ये सच है। अरे बाल निकाल कर देख ले। रोज अपने बालों को लेकर दुखी रहता था तू, इसलिए मैं तेरे लिए नकली बाल ले आया। अब ना तुझे कोई टकला नहीं बोलेगा। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। अगले दिन बाला अपने दोस्तों के पास जाता है। क्यों रे बब्बन, कैसा है तू? आए, कौन है तू और मुझे क्यों मारा? अबे मैं बाला। ये क्या मजाक है? मेरा दोस्त बाला टकला है। एक मिनट, अरे हाँ रे, तू तो बाला है, लेकिन तेरे सर पर अचानक बाल कैसे आ गए? और वो भी इतने सुंदर। सब भोलेनाथ की कृपा है। भाई मुझे देख, काश मेरे ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो जाती। अरे कम बालों की वजह से कोई लड़की शादी नहीं कर रही है। हाँ यार, सही कहा, मेरा भी अब तक यही हाल था। मैं ना कल ही अपनी एक अच्छी सी तस्वीर खिंचवाकर अखबार में शादी का इश्तिहार दे देता हूँ, फिर तो मेरी लाइफ सेट है। चलता हूँ दोस्त। बाला वहाँ से चला जाता है। अगले दिन माँ, मैं अपनी शादी का इश्तिहार देने वाला हूँ,
ये देखो मेरी फोटो। ये तो बहुत अच्छी है बेटा। लेकिन बेटा तेरे बाल तो नकली है। तू क्या झूठ बोलकर शादी करना चाहता है? ये तो गलत बात है। अरे पिताजी, क्या चाहते हैं आप कि मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूं? एक बात बताइए, सच बोलकर कौन सी मेरी शादी हो गई? अब झूठ ही सही। वैसे भी अगर एक बार शादी हो गई तब कोई क्या कर लेगा? मैंने फैसला कर लिया है, मैं तो इसी तरह शादी करूंगा। अरे नालायक, तू मेरी बात नहीं मानेगा। ठीक है, जा, जो तेरी मर्जी में आए कर, बाद में मेरे पास वापस मत आना। हाँ हाँ ठीक है, देखी जाएगी। इतना कहकर बाला वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद इश्तिहार देखकर बाला के घर में लड़की वाले उसे देखने आते हैं और उसे देखकर, सुनिए जी, लड़का तो बड़ा सुंदर है। खास तौर पर इसके बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। कितने घने और चमकीले हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, लड़के के बालों में तो बात है। ऐसे बढ़िया बाल तो मैंने आज तक नहीं देखे हैं। क्यों बेटी, लड़का कैसा लगा तुम्हें? पसंद तो है ना? जी पिताजी। बहन जी, हमें आपका बेटा अपनी बेटी के लिए पसंद है। बहन जी, हमें भी आपकी लड़की पसंद है। सच बताऊं, मैं तो इतने सुंदर बालों वाले दामाद को पाकर बड़ी खुश हूँ। अब कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर इन दोनों की शादी कर देते हैं। जी बिल्कुल बहन जी, मैं ना कल ही पंडित जी को बुलाकर सारी तैयारियां कर लेती हूँ। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं और कल से ही शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन सब के जाने के बाद शुक्र है भगवान कि मेरे बेटे की शादी तय हो गई। हाँ माँ। अरे मुझे तो डर इस बात का है कि जब लड़की वालों को असलियत का पता चलेगा तब क्या होगा। माँ, पिताजी से कह दो ना कि ऐसे ऐसे में कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। आखिरकार कुछ दिनों के बाद शादी का दिन आ जाता है। भाई मान गए तुझे, और तेरी किस्मत को कितनी सुंदर बीवी मिली है तुझे। काश मेरे बाल भी तेरे जैसे होते तो मेरी भी किसी सुंदर लड़की से शादी हो जाती। अरे जब से देख रहा हूँ तो सिर्फ मेरे बालों को घूर रहा है। साले मेरे बालों को नजर लगाएगा क्या? चल भाग यहाँ से। जाके खाना देख और निकल यहाँ से। बब्बन के जाते ही, जीजा जी, आप तो एकदम हीरो लगते हैं। आपके बाल ना चंकी पांडे जैसे हैं। अबे, तुझे मैं चंकी पांडे लगता हूँ क्या? चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वही लड़का तो बड़ा स्मार्ट है। हमारे कोमल के साथ इसकी जोड़ी तो जच रही है। क्या दामाद ढूंढा है। जी जीजा जी। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। इस तरह बाला और कोमल की शादी हो जाती है। ये देखो भाग्यवान, हमारी शिमला की टिकट और वहाँ के होटल में हमारी बुकिंग हो गई है। अब बस तुम तैयारी कर लो, अगले हफ्ते हमारी फ्लाइट है। आप कितने अच्छे हैं जी, लेकिन एक बात बताइए, इन सब में तो बहुत खर्चा हुआ होगा ना? अरे तुम खर्चे की चिंता क्यों करती हो? आखिर मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ। चलो जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। तभी बब्बन दरवाजे पर आकर बाला को आवाज देता है। अरे ओ बाला भाई, अरे ओ बाला, कहाँ है भाई? जरा बाहर तो आना। अरे बब्बर, तू? बाला अपने कमरे में है, तू बैठ, बाला अभी आता होगा। बैठने का टाइम नहीं है आंटी, अब बाला को बुलाइए ना, जरूरी काम है। तभी बाला वहां आ जाता है। अरे बब्बन, तू इतने सवेरे सवेरे? बोल क्या काम है? और ये आदमी कौन है तेरे साथ? अभी बताता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, ये मेरा दोस्त है। मुझे ना मेरे सर पर इसकी तरह ही घने और सुंदर बाल चाहिए। मुझे इनके बालों को चेक करना पड़ेगा। हे भगवान, मर गया रे, अब क्या करूं? ये डॉक्टर का बच्चा मेरे बाल चेक करेगा तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे बाल नकली है। अरे कमीने बब्बन, तेरा सत्यानाश हो। क्या हुआ बाला, क्या सोच रहा है?
अरे बब्बन, तू भी बड़ा अजीब है। हाँ, ये सब क्या बेकार के काम करते रहता है। देख, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, बस डॉक्टर साहब अभी तेरे बाल चेक कर लेंगे। अरे आपकी इतनी सुंदर बाल हैं, इन्हें चेक करने दीजिए ना। मर गया रे, ये भी यहाँ आ गई। अब तो मैं गया काम से। नहीं नहीं, मुझे अपने बाल नहीं चेक करवाने। तुम जाओ अपने कमरे में। सुनो बब्बन, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। हो ना हो जरूर इसके बाल नकली है और इसीलिए ये इतने नखरे कर रहा है। हाँ डॉक्टर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। अरे बाला, तू भी यार इतनी छोटी बात में कितने नखरे कर रहा है। ला, डॉक्टर साहब को अपने बाल दिखा। अरे नहीं नहीं। अरे बस कर, क्या लड़कियों की तरह नखरे कर रहा है। आइए आइए डॉक्टर साहब। अरे नहीं नहीं, दूर हट। खबरदार, अगर किसी ने मेरे बालों को हाथ लगाया है। अरे ये तो हद हो गई, आप सच में बहुत नौटंकी कर रहे हैं। अब तो मुझे सच जानना ही है। बब्बन बाला को पीछे से पकड़ लेता है। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। अरे बब्बन छोड़ मुझे, मर गया रे। नहीं, अरे कोई बचाओ मुझे। डॉक्टर बाला के बाल पकड़कर खींच लेता है और बाला के नकली बाल डॉक्टर के हाथों में आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? मेरा पति तो टकला है। तू तो अभी भी टकला है। अच्छा, तो तू नकली बाल लगाकर सबको उल्लू बना रहा था। हाय हाय, मैं तो मर गई रे, लुट गई रे, बर्बाद हो गई। मेरी शादी एक टकले से हो गई। हाय, अब मैं क्या करूं? अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुन रहा मुझे। चलिए डॉक्टर साहब, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। बब्बन वहां से चला जाता है। कोमल अपने मायके वालों को फोन करके उसे ले जाने के लिए कह देती है। अगले दिन कोमल के माता पिता उसे ले जाने आ जाते हैं। हे भगवान, मेरा दामाद तो टकला निकला। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। देखो बेटा, तुम टकले हो इस बात से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें झूठ बोल के शादी नहीं करनी चाहिए थी। माँ, पिताजी, आप लोग मुझे यहाँ से बस ले चलिए। एक गंजे के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिताने वाली। कोमल, मुझे एक बात बताओ, बाला ने कभी तुम्हें कोई तकलीफ दी है या तुम्हारे साथ कभी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया है? जहाँ तक मुझे लगता है इसने हमेशा तुम्हें खुश रखा है। क्यों, सच है ना? जी पिताजी, सच है। मैं जानता था मेरा दामाद गलत नहीं है। और रही बात बालों की, तो एक बात बताओ बेटी, शादी के बाद अगर इसके बाल झड़ जाते और ये टकला हो जाता तो क्या तुम इसे छोड़कर चली जाती? नहीं नहीं, कभी नहीं। बस लो जी, हो गया फैसला। हमारी बेटी जानती है उसे क्या करना है। चलो हम लोग चलते हैं अब। इस तरह कोमल अपने पिताजी की बात समझ जाती है और बाला के साथ बिना किसी शिकायत के राजी खुशी रहने लगती है। कार्तिक और नायरा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन नायरा के घर वालों की कुछ ऐसी शर्तें होती हैं कि जिसे पूरा करते करते कार्तिक को उसकी नानी याद आ जाती है। क्या नायरा और कार्तिक की शादी हो पाएगी? चलिए देखते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता, इतनी सुंदर और समझदार लड़की मेरे भोंदू देवर के प्यार में कैसे पड़ गई। हाँ, तुम सही कहती हो भाग्यवान,
मैं भी यही सोच रहा हूँ। भैया भाभी, आप दोनों मेरी खिंचाई करना बंद करिए ना और नायरा से मेरी शादी के बारे में सोचिए। अरे भाई, इसमें सोचना क्या है, हम कल ही नायरा के घर जाकर तुम दोनों की शादी की बात तय कर लेते हैं। आखिर मेरे देवर की इतनी अच्छी नौकरी है, मना थोड़े ही ना कर सकेंगे वो। तभी नायरा झिझकते हुए कहती है, दरअसल बात यह है कि मेरे घर वाले मेरी शादी उसी घर में करेंगे जहाँ परिवार के सभी सदस्य हों, यानी कि कंप्लीट फैमिली। अरे ये क्या बात हुई नायरा, तुम्हारे घर वालों की तो बड़ी अजीब सी शर्त है। अब क्या कर सकते हैं भाभी, मेरे घर वाले तो ऐसे ही हैं। अरे भाई, हम तो घर में सिर्फ 3 लोग हैं, बाकी के लोग क्या आसमान से टपकेंगे? कुछ भी हो, इन दोनों की शादी करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कोमल। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो हमारी इस समस्या को हल कर सकता है। अगले दिन, अरे ये कहाँ ले आए भैया, ये तो छोटू हलवाई की दुकान है। अरे भाई, ये हमारी क्या मदद करेगा? अरे तुम्हें नहीं पता, छोटू हलवाई एक बहुत अच्छा कलाकार है। उसकी अपनी नाटक मंडली है, एक से बढ़कर एक कलाकार है इसके पास। आइए आइए हरीश बाबू, कहिए क्या लेंगे आप? हरीश छोटू को सारी बात समझा के बता देता है। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमारे पास आपको पूरी फैमिली किराए पर मिल जाएगी। माँ, बाबूजी, सास, ससुर, जीजा, साला, बुआ, फूफा। कहिए कौन सा रिश्तेदार चाहिए आपको? मैं इनकी पर डे फीस बता देता हूँ आपको। हाँ हाँ, बताइए ना। देखिए, सिंगल माजी लेने पर 700 रुपये लगेंगे। अगर आप साथ में बाबूजी भी ले लेते हैं तो दोनों आपको 1000 में मिल जाएंगे। बुआ और फूफा का रेट 1500 रुपये है। अगर बात बात पर नखरे करने वाला फूफा चाहिए तो उसके 200 एक्स्ट्रा लगेंगे। अच्छा, और जीजा का क्या दाम है? देखिए जी, जीजा के थोड़े पैसे ना ज्यादा लगेंगे, 2000 रुपये। अब हमें माँ, बाबूजी, एक जीजा और एक बुआ किराए पर चाहिए। और इतने सारे रिश्तेदार लेने पर कुछ डिस्काउंट तो मिलेगा ना? अरे हाँ हाँ, जरूर डिस्काउंट मिलेगा, घबराइए मत। इस तरह वे लोग नकली रिश्तेदारों का इंतजाम कर नायरा के घर वालों से मिलते हैं। अरे वाह कार्तिक, तुम्हारा परिवार तो काफी बड़ा है। जी हाँ, बड़ा भी और साथ ही महंगा भी। क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग चाय पीजिए, लीजिए फूफा जी। अरे ये क्या, सिर्फ चाय और बिस्कुट, समोसे और गुलाब जामुन कहाँ है? ये तो मेरी सरासर बेइज्जती है। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो बंसीलाल, इतनी ओवर एक्टिंग मत करो। कहीं इन लोगों को शक हो गया तो हमारा भांडा फूट जाएगा। शांति से चुपचाप बैठो, वरना छोटू हलवाई से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद कार्तिक और नायरा की सगाई कर दी जाती है। सब कुछ हंसी खुशी निपट जाता है। कुछ दिनों बाद नायरा के परिवार वाले कार्तिक के घर पहुंचते हैं। अरे आप सब अचानक यहाँ, आइए बैठिए। हम तो बैठेंगे ही, लेकिन आज आपका घर इतना सुनसान क्यों लग रहा है, बताएंगी? बाकी लोग कहीं नजर नहीं आ रहे, जरा बुलाइए तो। अभी तो यहाँ कोई नहीं है। क्या हुआ, आजकल लू हलवाई ने उन्हें छुट्टी नहीं दी क्या? जी वो, अरे इस तरह हकलाने से कोई फायदा नहीं, हमें सब पता चल गया है। आपके सभी रिश्तेदार छोटू हलवाई के यहाँ नौटंकी में काम करते हैं। अरे मेरी बात तो सुनिए मामा जी। और अब सुनने सुनाने के लिए बचा ही क्या है? और आप खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं जीजा जी? इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। देखिए, हमने ये सब इसलिए किया ताकि कार्तिक और नायरा की शादी हो सके। अरे जितनी चाहे सफाई दे दो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होगा। मेरे जीजा जी अभी ये सगाई तोड़ देंगे। क्यों जीजा जी? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा।
ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? सही कह रहा हूँ। मेरी बेटी नायरा को इससे अच्छा परिवार नहीं मिल सकता। और ये बातें तेरी समझ के बाहर है शंभू। अब चल यहाँ से। सारा दिन बेकार के कामों में लगा रहता है। कल से शादी की तैयारी और खरीदारी में लग जा। और खबरदार, अगर पैसों के हिसाब में हेर फेर की तो। हैं? जैसा आप कहे जीजा जी। चलिए। नई नई शादी करके आई थी पूर्णिमा। उसके पति प्रकाश को हर बात के बाद अरे मजाक कर रहा था बोलने की आदत थी। एक दिन पूर्णिमा चाय बना रही होती है। सुनो ना, ये मसाला चाय में सच में अगर मिर्ची, नमक, प्याज, लहसुन वगैरह का पेस्ट मिला दे तो चाय मसालेदार हो जाएगी ना। अरे आप कुछ भी मत बोलिए। अरे मजाक कर रहा था। प्रकाश कभी कभी मजाक करता था, लेकिन कई बार उसका मजाक ऐसी बात के साथ आता जिसको सुनने के बाद किसी को मजा तो नहीं पर गुस्सा जरूर आ जाता। जैसे एक दिन प्रकाश ऑफिस जाते हुए हड़बड़ी में कहता है, अरे मेरे मोजे कहाँ मौज मार रहे हैं? अभी लाई। पूर्णिमा प्रकाश को मोजे लाकर दे देती है। अरे मेरी फाइल कहाँ है? मैं लेट हो रहा हूँ। रुकिए अभी लाई। फाइल भी आ जाती है। अरे वो टिफिन तो ला दो, कितना लेट करवाओगी? एक तो सामान इधर उधर पटक देते हो, मुझे ढूंढ के लाना पड़ता है, फिर मुझे कहते हो कि लेट हो रहा हूँ। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। 8 हाथ नहीं है मेरे, 2 ही है। ऑक्टोपस दिख रही हूँ क्या? हाँ हाँ ठीक है, जाओ जल्दी से टिफिन लेकर आओ। 2 हाथ तो है ना, उन्हीं का ठीक से इस्तेमाल कर लोगी तो लेट नहीं होऊंगा मैं। पूर्णिमा टिफिन लेकर आ जाती है। वैसे तुम थक जाती होगी ना इतना सब काम करके। हाँ और नहीं तो क्या। तो मैं कुछ इंतजाम कर लेता हूँ। काम वाली लाओगी क्या? अरे नहीं नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा। 2 पत्नी होंगी तो काम आसानी से हो जाएगा ना। क्या? अरे मजाक कर रहा था। प्रकाश तो मैं मजाक कर रहा था कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन पूर्णिमा के मन से प्रकाश की 2 शादी वाली बात का दुख पूरे दिन नहीं जाता। शाम को प्रकाश ऑफिस से लेट वापस आता है। हाथ मुंह धोऊंगा, टॉवेल लगा देना, फिर खाना खाऊंगा, खाना भी लगा देना। देखो लेट मत करना। सब काम आराम से ही होंगे। आप भी तो लेट आए हो ना ऑफिस से। अरे यार, मैं काम कर रहा था ऑफिस में, तुम क्या कर रही हो? घर में जो खाना, साफ सफाई ये सब होता है ना, इसको भी काम ही कहते हैं वैसे। अरे ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। ऑफिस से आकर मेरा हाथ बटाओगे घर के काम में? अरे नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा ताकि सफाई तुम कर लो और खाना दूसरी बीवी बना ले। प्रकाश तुम ना थोड़ा सोच समझ के बोला करो। अरे मजाक कर रहा था यार। प्रकाश और पूर्णिमा साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। प्रकाश अपनी धुन में खाना खा रहा होता है, जबकि पूर्णिमा इस बात को लेकर उदास है कि प्रकाश हमेशा कोई दुखी कर देने वाली बात ही बोल देता है और उसके बाद मजाक कर रहा था कह के खुद को बचा लेता है। रात को सोते वक्त पूर्णिमा ने सोच लिया था कि प्रकाश से इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह भी प्रकाश ने ये लाओ वो लाओ का तांडव शुरू कर दिया। अरे काले वाले जूते कहाँ हैं? बेड के नीचे। अरे टिफिन तो लाओ जरा। ले आऊंगी, पर पहले कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है तुमको? ये जो रोज दूसरी शादी करने की बात करते रहते हो ना आप, मेरा मन दुखी हो जाता है। मत बोलिए ना ऐसी बात। अरे पगली, पहले क्यों नहीं बताया? मैं इसका समाधान कर दूंगा। अब बोलना छोड़ दोगे ना? अरे नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा ताकि उसको तो बोल पाऊं। उफ़ो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अरे मजाक कर रहा था। पूर्णिमा की बात को प्रकाश हंसी में उड़ा देता है। पूर्णिमा बहुत भारी मन से टिफिन लेकर आती है। ये लीजिए टिफिन,
अरे मैं तो भूल ही गया, आज मेरे बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी है, तुमको भी बुलाया है, रात को तैयार रहना। रात को पूर्णिमा और प्रकाश बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां प्रकाश के ऑफिस के और भी लोग हैं जिनको पूर्णिमा पहले से जानती है। केक कटता है, लोग खाना खा रहे होते हैं। वहीं पूर्णिमा और प्रकाश ऑफिस के लोगों के साथ बैठे बात कर रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड तो खुद काम भी करते हैं और बच्चों को भी संभाल लेते हैं। हाँ भाई, अरे घर के थोड़े बहुत काम तो करने ही होते हैं ना, मेरी पत्नी भी अकेले सब कब तक करेगी। मैं तो सिर्फ ऑफिस का ही काम करता हूँ, घर का सब काम तो पूर्णिमा ही करती है। पूर्णिमा, तुम अकेले सब कैसे कर पाती हो? नहीं जी, बहुत थक जाती हूँ वैसे। तो प्रकाश से हेल्प ले लिया करो ना। अरे बोला तो है इनको, पर इन्हें लगता है कि ऑफिस का काम ही सब कुछ है, तो मैंने भी एक समाधान सोच लिया है। अच्छा, क्या पूर्णिमा, घर में काम वाली बाई रखोगी क्या? अरे नहीं, दूसरी शादी करूंगी ताकि एक हस्बैंड ऑफिस का काम कर ले और एक मेरे घर में मदद कर ले। पूर्णिमा की बात सुनते ही सबको सांप सूंघ जाता है और प्रकाश के मुंह से तो केक का टुकड़ा गिर जाता है। अरे क्या बोल रही हो, कुछ पता भी है क्या? अरे मजाक कर रही थी, वैसे ही जैसे तुम करते हो। प्रकाश का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उनकी आंखें भी खुल जाती है। प्रकाश समझ जाता है कि हर बात के पीछे अरे मजाक कर रहा था बोलने से वो बात मजाक नहीं हो जाती।